नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। हमारी खास पेशकश अनकट बातें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की। देखिए, वैसे तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर खबरें छोटी होने की वजह से आप तक विस्तृत जानकारी पहुंच नहीं पाती, इसलिए हम उन तमाम मुद्दों को अपने शो में जोड़ते हैं, शामिल करते हैं और अपने वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ चर्चा करते हैं ताकि आप तक सटीक जानकारी मुद्दों की पहुंच सके। वो मुद्दे जो शायद आप जानना चाहते हैं लेकिन आपको सुनने को नहीं मिल रहे। तो बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो सकता है? देखिए, कई राज्य ऐसे हैं जहां प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होने बाकी हैं और चुनाव होने की कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही थी और इंतजार किया जा रहा था कि कब चुनाव संपन्न होंगे। हाल ही में गुजरात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ और वहां जगदीश विश्वकर्मा को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनको चुना गया है। अब कहा जा रहा है कि यूपी का प्रदेश अध्यक्ष चुनने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया जा सकता है, इसके पीछे का फैक्ट क्या होगा, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार जिनको बहुत सालों का अनुभव है इस क्षेत्र में, तकरीबन 30 साल से ज्यादा का अनुभव है और अपने इस अनुभव में उन्होंने बहुत बारीकी से तमाम मुद्दों पर जानकारी जो है वो हासिल की है और उसको नकारा नहीं जा सकता। तो उनसे आज बातचीत करेंगे। जयेश सोनी जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में अनकट बातों में। सर, पहले तो आपसे यही सवाल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये जो चुनाव है ये होने वाला है, अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। ये जरूर कहा जा रहा है कि गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया और इसके बाद यूपी की बारी है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की बारी है। किसको बनाया जा सकता है, कितने नाम आ रहे हैं, इस पर प्रकाश डालने की थोड़ी कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल जयंती जी, मैं आपको बता दूं कि कई नाम आ रहे हैं। ऐसे अगर नाम गिनाने जाएंगे तो गिनते जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी, ख़त्म नहीं हो पाएगी, इतने नाम है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर देखी जाती है। संगठन की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज भी पूरे विश्व भर के अंदर सबसे बड़ा एक राजकीय पार्टी संगठन है। अब मैं आपको बात कहूं तो जो दावेदार है वो दावेदार एक नहीं अनेक है, जिसके अंदर नितिन गडकरी भी है, निर्मला सीतारमण का नाम भी आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पहली बार किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। तो महिला चेहरा भी ढूंढा जा रहा है। हो सकता है कि ढूंढ लिया गया हो, नाम फाइनल भी कर लिया गया हो, लेकिन औपचारिक जो जानकारी है वो देनी अभी बाकी है। पर सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो पद है वो एक इतना बड़ा पद होता है कि जो पार्टी का पूरा संचालन उसके निर्देश पर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने में कभी भी कोई जल्दबाजी नहीं करेगी और ये कारण है कि बहुत ही सोच समझकर सारे फैक्टर्स जो है वो उसके ऊपर विचार करके, विमर्श करके उसके बाद फाइनल नेम जो है वो तय किया जाएगा। ये बहुत ही मंथन का विषय है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसला पूरी तरह से मंथन किए बिना नहीं लेती है। और मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि अभी जो गुजरात प्रदेश अध्यक्ष की बात हम लोग कर रहे थे तो वो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ। जो पूर्व अध्यक्ष थे CR पाटिल, तो उनका कार्यकाल बहुत पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर भी ये इतना लंबा समय लगा प्रदेश अध्यक्ष को चुनने में। वो कहीं ना कहीं हर फैक्टर के ऊपर सोच विचार करने के बाद ये निर्णय लिया गया और इसीलिए उसमें विलंब हुआ। अभी फिलहाल के लिए ये सवाल उठ रहा है और विपक्ष की तरफ से खासकर उठाया जा रहा है कि इतना समय हो गया है लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो नहीं चुना जा रहा है। JP नड्डा अभी फिलहाल हाल ही में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
और वर्तमान में, और कहा तो ये भी जा रहा है जयेश सोनी जी कि अगर कोई नाम नहीं बन पाया, किसी पे सहमति नहीं बन पाई, तो हो सकता है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें कितना तथ्य आपको लगता है कि जेपी नड्डा को आगे जो है और आगे बढ़ाया जाएगा अध्यक्ष के तौर पर, क्या लगता है? जी बिल्कुल, अध्यक्ष के तौर पर फिलहाल तो जो दूसरे अध्यक्ष की अगर नियुक्ति जब तक नहीं की जाती, जेपी नड्डा अध्यक्ष बने रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अध्यक्ष चुनने की जो प्रक्रिया है वो पार्टी के लेवल से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और कई तरह के जो दौर है बैठकों के वो शुरू हो चुके हैं। मंथन हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के अंदर हमने जब पहले भी बात की थी कि आरएसएस की एक बहुत बड़ी और अहम भूमिका हमेशा से रहती है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी एक आरएसएस का ही एक अलग विभाग है। हालांकि आरएसएस राजनीतिक पार्टी नहीं है और कभी भी राजनीतिक पार्टी बनेगी भी नहीं, लेकिन आरएसएस की एक विंग है जो पहले जनता दल और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा संगठन स्थापित कर चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं आरएसएस के साथ कनेक्शन जो है वो हम नकार नहीं सकते और आरएसएस की वजह से पार्टी आज इतनी बड़ी बन पाई है, ये भी कोई नकार नहीं सकता। हाल ही में जो शताब्दी वर्ष की सेलिब्रेशन जब दिल्ली में हो रही थी तो प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को अपने वक्तव्य में दोहराया था। उन्होंने कहा था आरएसएस के बारे में जो बात कही थी, तो उससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री है या अमित शाह है, गृह मंत्री है या और मिनिस्टर है, वो सारे के सारे लोग जो है आरएसएस को उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं जितना कि उनको देना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों हमारे जो मौजूदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने लोकसभा इलेक्शन से पहले एक अपने पब्लिक स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी इतनी बड़ी हो चुकी है कि उन्हें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है और इस बात का जो प्रभाव है वो बहुत ही गहरा हुआ है और इस गहराई से हुए प्रहार पर आरएसएस ने भी फिर खुलकर बात करना शुरू कर दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी बहुत बार इस बात को लेकर के जो अपने वक्तव्य होते हैं उसके अंदर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरह से प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं को ये निर्देश समझा दिए हैं, जिसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि 75 साल की जो आयु सीमा नेताओं के रिटायरमेंट के लिए तय की गई है, जो आयु सीमा प्रधानमंत्री खुद भी जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। तो आने वाले समय में क्या ये भी हमें शायद हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री भी खुद को रिटायर्ड कर सकते हैं। ये हम कोई दावा नहीं करते हैं, लेकिन एक संभावनाएं हैं जो हम अभी बता रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी इसी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम बता रहे हैं कि उसके चुनाव के अंदर भी कहीं ना कहीं जो आरएसएस का जो मंतव्य है वो बहुत ही अहम रहेगा। और जिस प्रकार से गुजरात के अंदर जब नरेंद्र मोदी सीएम बने थे तो कोई नहीं जानता था कि केशुभाई पटेल की सरकार चल रही थी और अगर सीएम बदले जाएंगे तो नरेंद्र मोदी अगले सीएम होंगे। तो अचानक से उनको सीधा सीएम पद पर ले आए, उनका नाम घोषित हुआ और उसके बाद में उन्होंने इलेक्शन लड़के जो ऑफिशियल सीएम का जो पद है वो दोबारा उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ भी कहना ऐसे तो संभव नहीं है कि कब क्या हो सकता है, किसका नाम सामने आ सकता है। यही बात मैं आपको कहूँ तो उत्तर प्रदेश के जब सीएम की नियुक्ति होने वाली थी, लंबे अरसे तक सीएम का नाम घोषित नहीं किया था। जब योगी आदित्यनाथ को सीएम घोषित किया गया था तो बहुत दिनों तक चुनाव जीतने के बाद जो है मंथन हुआ, उसके बाद नाम तय किया गया कि अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे।
तो ये सिलसिला जो है, परंपरा है, वो भारतीय जनता पार्टी में चलती रहती है। और यही वजह है कि आज ये इतनी बड़ी सफलता पूरे देश भर के अंदर इतना बड़ा संगठन खड़ा कर पाए हैं। और जो सामने में अगर विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष को कमज़ोर करना, अपना संगठन को मजबूत करना तो हर पार्टी चाहती है, लेकिन सामने दुश्मन को कमज़ोर करना ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। तो जैसे कि बिहार का हम चुनाव अभी देख रहे हैं तो वहाँ पर कांग्रेस का वजूद ना के बराबर है। यूपी का अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पर उनका वजूद ना के बराबर है। गुजरात की अगर हम बात करें वहाँ पर भी यही हाल है। महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो बड़े बड़े जो राज्य है वहाँ पर कांग्रेस, जो कि एक समय की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो अब बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर हो गई है। न संगठन में उनकी इतनी शक्ति रही है, न कि सरकार के अंदर उनकी इतनी उपस्थिति है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक बड़ा मैसेज देती है कि पार्टी बड़ी होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका जो वजूद है वो संभालना बहुत बड़ी बात है। और पिछले 10 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। 30 साल से ज़्यादा समय हो गया गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। अन्य राज्यों में भी अपने यूपी ले लीजिए या अन्य राज्य ले लीजिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार अपनी स्थापित की है और लंबे अरसे तक चलाई है। दिल्ली में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा गाड़ दिया है। तो इस प्रकार से एक के बाद एक सफलता हासिल करना ये कोई साधारण बात नहीं है। और कांग्रेस अपना वजूद हर जगह से कम होता जा रहा है, जो संभाल नहीं पाए। जो विरासत में मिला था, हर बार आरोप लगता है कांग्रेस पर कि ये एक परिवार की पार्टी है और परिवारवाद चलता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन वो परिवार के जो अभी के मौजूदा सदस्य है वो अपने जो विरासत में उनको जो चीज़ें मिली थी वो संभाल नहीं पाए हैं। और आगे उनका जो परिणाम है वो सामने दिख रहा है कि कई राज्यों में उनकी जो मौजूदगी है वो ना के बराबर रह गई है। तो ये बहुत एक बड़ा सवाल है और इस स्थिति में तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और वो मेहनत करने के बाद अपना एक स्थान खड़ा किया है। तो अभी आने वाले समय में वो स्थान कायम रहे, बरकरार रहे और उसमें कोई कमी ना आए, ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जब संगठन के लीडर का जब चुनाव होता है, जब तय किया जाता है कि इस संगठन को लीड कौन करेगा, तो ये बहुत सोच समझकर नक्की करने वाली बात है कि किसी भी बंदे को उठाकर वहाँ बिठा नहीं सकते। उसको लीड करने वाले जो सक्षम लोग होंगे उन्हीं के ऊपर नाम पर विचार किया जाएगा। उनके आगे पीछे की पूरी जो हिस्ट्री है वो देखी जाएगी कि इसके अंदर काबिलियत है या नहीं है, उसके बाद ही तय किया जाता है। तो नाम तो जो हमारे पास लिस्ट आई है वो तो 88 जितने कैंडिडेट का है। अब हम सारे लोगों का नाम तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जिसमें महिलाओं का भी नाम का जिक्र है। तो ये अब कौन हो सकता है ये बता पाना अभी फ़िलहाल मुश्किल है, लेकिन ज़रूर ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि जो भी होगा वो जो पहले जो होता है उससे बेहतर होता है। ऐसा नहीं है कि अभी जो था वो बेहतर है और बाद में जो आया वो बेहतर नहीं है। मतलब जो है उससे बेहतर को चुनने का प्रयास जरूर किया जाता है और यही होगा। अभी 80 नेताओं की तकरीबन आपने बात की जयेश जी कि 80 से ज़्यादा नेता भी हो सकते हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, लेकिन कुछ नेताओं का नाम यहाँ हम अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहेंगे, जिसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम भी शामिल है, महाराष्ट्र में फिलहाल मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा निर्मला सीतारमण जैसा आपने कहा उनका नाम शामिल है, मनोहर लाल खट्टर जो अभी केंद्र में मंत्री हैं और हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि आरएसएस इन तमाम नेताओं का जो बैकग्राउंड है वो डायरेक्ट
इनडायरेक्ट आरएसएस से जुड़ा हुआ है, तो क्या इन नामों में से किसी एक पर मुहर लग सकती है? आपको कुछ संभावना किसी की ज्यादा लग रही है, आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, ये जो नाम हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, मैंने जैसे कहा कि 88 कैंडिडेट है इस रेस के अंदर, उसमें से कुछ के नाम जो अभी आपने गिनवाए वो शामिल है। शिवराज सिंह चौहान बड़े दावेदार माने जाते हैं, मनोहर लाल खट्टर भी बहुत बड़े दावेदार माने जाते हैं, देवेंद्र फडणवीस जो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है वो भी बड़े दावेदार माने जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहूं कि जैसे देवेंद्र फडणवीस की आपने बात कही, तो वो अभी इस समय महाराष्ट्र की कमान संभाले हुए हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर वो अभी कार्य कर रहे हैं। तो उनको मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय जो पद है वो सौंपना एक जो है पार्टी के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि दो जगह पर पार्टी के अंदर पहले से ही तय किया गया है कि लाभ के 2 पदों पर एक व्यक्ति नहीं रह सकता है। मतलब अगर वो मुख्यमंत्री है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे, और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो फिर मुख्यमंत्री के लिए किसी और का चुनाव उनको करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी संभावनाएं कम लग रही है। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो भी केंद्रीय मंत्री है, अब उनकी भी संभावनाएं मुझे थोड़ी सी कम इसलिए लग रही है कि अगर उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया है तो फिर अध्यक्ष बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। वैसे तो अभी जेपी नड्डा जी भी केंद्रीय मंत्री भी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि एक ही व्यक्ति 2 पदों पर ना रहे। अब तक जो हमने देखा है कि पिछली सरकार में उनको जेपी नड्डा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव के अंदर जो परिणाम आया उसके बाद सरकार का गठन हुआ, तो उसमें उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया गया। लेकिन वो इसलिए हो सकता है कि पार्टी ने ये सोचा होगा कि आने वाले कुछ समय में हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो मियाद है वो पूरी हो जाएगी और हमको उनको पद से बदलना ही है, तो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। लेकिन फिर जो चेंज करने की जो प्रक्रिया है वो लंबी चली, किसी ना किसी वजह से वो बात टलती गई। तो अभी स्थिति ये आएगी कि अगर अब जब इतना लंबा अरसा बीत चुका है तो अध्यक्ष चुनने में ये बात को भी ध्यान में रखा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है कि जिसको भी चुना जाए वो किसी और बड़े पद पर पहले से ना हो, और दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति को ढूंढा जाएगा जिनको लाने से संगठन को और ज़्यादा मजबूती मिले। आने वाले जो भी चुनाव है उसके अंदर जो नेतृत्व के अंदर जो बल होना चाहिए, ऐसा बल उनमें हो। और मैंने जैसे कहा कि महिला को पहली बार मौका देना ये एक बड़ी बात होगी कि किसी इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व किसी महिला को सौंपा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद भी महिला सशक्तिकरण जैसी बातें करते हैं। महिलाओं का जो सम्मान है वो उनको उनके मन में बहुत ही अधिक है, तो महिलाओं को उचित स्थान देना उनके लिए, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो वहाँ पर भी महिला को मौका दिया। इसमें भी बहुत बड़ा अहम रोल प्रधानमंत्री जी का है कि उन्होंने एक ऐसी महिला को राष्ट्रपति बनाने के लिए, जो सम्मानित करने के लिए नाम उनका चुना, जिनको हम राष्ट्रपति बनने से पहले बहुत से कम लोग को पता था। तो ऐसे ही कोई ऐसी महिला होगी जिनको आज मतलब बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन वो इतनी सक्षम होगी जिनको ये पद पर बिठाया जाएगा और वो नेतृत्व करेगी पूरी पार्टी का, ऐसा मेरा मानना है। तो आपने यहाँ महिलाओं को लेकर बड़ी बात कही, और ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिंदु है जिसमें ये कहा जा सकता है कि अगर महिलाओं के तौर पर महिला के तौर पर किसी अध्यक्ष को चुना जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी तक शायद किसी भी पार्टी ने अपना नेतृत्व महिला को नहीं सौंपा है। ये अपने आप में एक बड़ा इतिहास भी हो सकता है, ऐतिहासिक कदम भी हो सकता है। निर्मला सीतारमण जी का आपने बेशक नाम लिया, उनका पोर्टफोलियो भी बड़ा रहा है। वित्त मंत्री लंबे कार्यकाल तक वो रही हैं, अभी भी है, देश की वित्त मंत्री हैं, और लंबा अनुभव भी है उनके पास। तो क्या हो सकता है कि अगर महिलाओं को चुना जाए तो वो महिला दक्षिण से होगी, क्योंकि तमिलनाडु में भी चुनाव है और चुनाव के लिहाज से भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है।
उस लिहाज से क्या हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है, तो क्या हो सकता है ऐसा कि ऐसी महिला को चुना जाए जिनका पोर्टफोलियो तो बड़ा हो ही, लेकिन वो दक्षिण से बिलोंग करती हो, क्योंकि दक्षिण में अभी भी भाजपा को खुद को मजबूत करना है। बिल्कुल सारी संभावनाएं हैं। देखिए जयंती जी, पार्टी का जो निर्णय होता है वो यही होता है कि पार्टी का कहाँ पर संगठन मजबूत नहीं है या कहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है और कौन ये नेतृत्व कर सकता है, जिससे कि जहाँ पर पार्टी को और ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत है वहाँ के लोगों को ये नेतृत्व, ये जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि वो और ज़्यादा मजबूती से काम कर सके, पार्टी को और ज़्यादा बेहतर कर सके। तो ये बातें जो हमने जो लिस्ट की बात की, उस लिस्ट के अंदर ऐसी जो साउथ की जो महिलाएं हैं उनका नाम भी है, उसमें सीतारमन जी का भी एक नाम है और भी है जो कि ये संभवित उम्मीदवारों में शामिल हो सकती है। प्रदेश के अंदर भी जो है ये प्रयोग पहले दोहराया जा सकता है, जहाँ पर कोई ऐसा प्रदेश भी होगा जहाँ पर महिला प्रमुख को चुना जाएगा। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर चुनाव होने से पहले कई प्रदेशों के चुनाव भी हो सकता है कि संपन्न हो और प्रदेश के अंदर ये प्रयोग पहले किया जाए और उसका जो रिएक्शन होगा, जो उसका एक्शन होगा, उसको भी देखा जाएगा। क्योंकि पार्टी एक कोई भी फैसला लेने से पहले ऐसा बड़ा रिस्क भी नहीं लेगी कि अगर कोई ऐसा डिसीजन हो गया जिससे कि फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाए, तो ये नुकसान फ़ायदा पहले देखा जाता है। तो बहुत ही सोच समझकर विचार विमर्श के बाद ही ये फैसला किया जाएगा और मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी महिला को किसी प्रदेश में प्रमुख बनाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में ये प्रयोग फिर से दोहराया जा सकता है। ये भी एक संभावनाएं है। बहुत बड़ा बिंदु आपने रखा है हमारे दर्शकों के सामने कि जिन भी राज्यों में अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, उन किसी एक राज्य में महिला को नेतृत्व जो है वो सौंपा जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि वाकई में देखिए अभी बीजेपी की तरफ से महिलाओं को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। निर्मला सीतारमन भी जब बजट पेश करती हुई दिखाई देती हैं संसद में, तो सबसे ज़्यादा अगर आगे बढ़कर कोई नज़र आता है जयेश सोनी जी उनका स्वागत करने के लिए, तो वो प्रधानमंत्री मोदी होते हैं। कई बार उन्होंने बजट पेश किया और ये वो अलग तस्वीर थी, वो अद्भुत तस्वीर थी जिसमें निर्मला सीतारमन जी अपना बजट खत्म करती हैं और भाजपा के जितने भी नेता होते हैं वो आके सम्मान करते हैं उनका और उनकी तारीफ जो है वो करते हैं। तो वो एक अलग तस्वीर नजर आती है। तो ये वाकई में बहुत बड़ा बिंदु हो सकता है जिसमें ये कहा जा सकता है कि एक महिला को भी नेतृत्व सौंपा जा सकता है। लेकिन जेपी नड्डा की अगर बात की जाए तो जैसा आपने शुरुआत में ही कहा कि जेपी नड्डा ने एक बयान ऐसा दिया जिसका बुरा आरएसएस को लगा और उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी लोकसभा चुनाव में सीधा सीधा देखने को मिला था भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या पार्टी इस बार आरएसएस के किसी भी फैसले में दखल नहीं देने वाली है, क्योंकि आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है इस बार, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव के अंदर आज से नहीं पहले से ही जब भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है तो आरएसएस की एक अंदरूनी बहुत ही अहम भूमिका रहती है। लेकिन जो आपने अभी कहा कि चुनाव के अंदर इसका असर देखा गया, तो ये बिल्कुल ही सही है। चुनाव के अंदर मैं आपको कहूँ कि इस बार 400 पार ये स्लोगन के साथ पार्टी का चुनाव लड़ा गया। सही बात। खुद नरेंद्र मोदी ने ये पहले घोषित किया, उसके बाद में सारे नेताओं ने इस बार 400 पार जी। ये जो नारा है इससे एक घमंड छलकता है। कोई भी पार्टी चाहे कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही हो, लेकिन उसको घमंड नहीं होना चाहिए। और ये नारा कहीं ना कहीं नेगेटिविटी प्रदर्शित कर रहा था और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर देखा गया। दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि कुछ नेताओं का जहाँ पर प्रभुत्व है उनकी बातें न मानते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने अपने मन की करी, जो कि यूपी की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ का जो मंतव्य है
उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया और केंद्रीय जो नेतृत्व है उन्होंने अपने मन से कुछ डिसीजंस लिए, जैसे कि उम्मीदवारों का चयन करना हो या और बात हो, जिस प्रकार से प्रचार का कैंपेनिंग होना चाहिए उसके अंदर भी योगी आदित्यनाथ का जो मंतव्य होता था उसको ज़्यादा जो है सम्मान नहीं मिला। तो यही वजह है कहीं ना कहीं यूपी से सबसे बड़ी जो खोट है वो इस इलेक्शन में बीजेपी को मिली है। तो करीबन 37 सीटों का नुकसान जो यूपी से हुआ है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। और पार्टी का जो मैंने कहा पहले कि एक जो घमंड सा लगता था, तो वो जो है लोगों में एक नेगेटिव इफेक्ट लाई थी। तो अभी जो है मोहन भागवत जी ने भी अपने एक सार्वजनिक बयान में कहा था कि पार्टी का नेतृत्व वही कर सकता है जिनमें घमंड ना हो। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि आरएसएस की तरफ से जो भी बयान आते हैं उसमें खुलकर किसी का नाम नहीं लिया जाता है, खाली एक सांकेतिक बात बोली जाती है जिसमें ये पूरी बात सामने वाले को समझनी है। और घमंड एक ऐसा शब्द है जो सीधे तौर पर असर करता है। ये हमने देखा है कि रामायण काल से हमने देखा है कि रावण इतना बड़ा शक्तिशाली होने के बाद भी उसका घमंड अगर नहीं टिका तो हम इंसानों की तो क्या ही उसके सामने औकात है। तो हमको भी ये बात समझनी चाहिए कि हम चाहे कितना बड़ा कद हो जाए हमारा, हम कितने बड़े हो जाए, हमारा संगठन कितना बड़ा मजबूत हो जाए, हम कहीं पद पर पहुंच जाए, लेकिन घमंड अगर एक बार इंसान में आ गया तो फिर वो उसके पतन का समय होता है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश मोहन भागवत जी के द्वारा भी दिया गया और बार बार दिया गया। और यही बात समझनी चाहिए, जो भी लोग इस बात को नहीं समझते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में उनको बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और नरेंद्र मोदी जैसे जो काबिल नेता होते हैं वो ऐसे सांकेतिक भाषा में दिए गए संदेश को बखूबी समझते हैं और ऐसी गलती दोबारा ना हो इसका वो बखूबी ध्यान रखेंगे। और मैं मानता हूँ कि जो पिछले दिनों जो भी बातें हुई उससे एक बहुत बड़ी सीख ली गई होगी पूरा जो बीजेपी का लीडरशिप है उन्होंने, और वो उचित फैसला ही लेंगे आने वाले समय में। जब भी फैसला लेंगे तो बहुत ही उचित फैसला लेंगे, ऐसा पूरा मतलब संभावनाएं दिख रही है। और हमेशा से ये ऐसा हुआ है कि जब भी कोई बड़ा डिसीज़न लिया जाता है पार्टी लेवल पर तो उसमें सारी जो संभावनाएं होती है वो देखी जाती है और उसके बाद ही निर्णय लिया जाता है। तो इस बार भी ऐसा ही होगा जी। तो ये बहुत सारे पहलू थे और बहुत सारे बिंदु थे जिन पर विस्तार से हमने अपने वरिष्ठ सहयोगी और पत्रकार जयेश सोनी जी से बात की और उन्होंने बाखूबी तरीके से हर सवाल का जवाब दिया और विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है। हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे, इसलिए हमें अपनी राय जो है वो आप हमारे YouTube चैनल पर ज़रूर बताइएगा। साथ ही टीवी पर आप हमें देख रहे थे तो आपसे अगले मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। इस अनकट शो अनकट बातें में अगले विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी फिर से। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहते हैं। नमस्कार।